डियर स्टूडेंट्स, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरॉन्स का और नर्वस टिश्यू का बना होता है। ये प्राइमरी नॉलेज हम लोग जानते हैं। यदि हम उसके मेन स्ट्रक्चर न्यूरॉन के डिस्कस करें तो आप जानते हैं बच्चों कि न्यूरॉन के अंदर 3 मेन पार्ट्स हम लोग देखते हैं। यदि मेन पार्ट्स को हम इस छोटे से डायग्राम के थ्रू यहां पर देखें तो आप देखिएगा उसके अंदर हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होती है डेंड्रॉन। उसके बाद एक इरेगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है, दैट वन इज कॉल्ड साइटोन, एंड द लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एक्सॉन। सो दैट मींस देयर आर 3 मेन स्ट्रक्चर्स, नंबर 1 डेंड्रॉन, नंबर 2 इज साइटोन एंड नंबर 3 इज एक्सॉन। अब आप देखिए बच्चों, यदि हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखें तो न्यूरॉन का मेन जो स्ट्रक्चर है उसका मेन यूज क्या होगा, ये रिलेटेड है नर्व इंपल्स के प्रोडक्शन से। यानी आप देखिए मेरे यहां फिगर मसल्स में मुझे कॉन्ट्रैक्शन करना है तो नो डाउट मेरे यहां पर नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व इंपल्स जनरेट होगा और बाय न्यूरॉन्स वो यहां मसल्स में पहुंचेगा, तब जाकर यहां पर कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगा। यानी कि यहां मुझे जरूरत है बच्चों एक करंट की, एक वोल्टेज की। और हम जानते हैं कि जब आयंस फ्लो करते हैं तो करंट बनता है और करंट के अकॉर्डिंग यदि हम चलें V = IR तो हम जो जानते हैं बच्चों कि उससे वोल्टेज बनता है। तो बच्चों न्यूरॉन के अंदर जो मेन वोल्टेज बनता है वो वोल्टेज कहलाता है नर्व इंपल्स। तो हम ये देखना चाहेंगे कि न्यूरॉन की फिजियोलॉजी किस तरीके से काम करती है। तो हमारा जो मेन टॉपिक यहां पर आ रहा है बच्चों वो है फिजियोलॉजी ऑफ नर्व। यानी हम लोग यहां पर बच्चों नर्व फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे और नर्व फिजियोलॉजी के साथ-साथ बच्चों हम यहां पर इंपल्स कंडक्शन की भी बात करेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि ये दोनों सेम वर्ड हैं। देखिए बच्चों, जो नर्व कंडक्शन है उसके 4 मेन स्टेजेस होते हैं। नंबर 1 पोलराइजेशन, नंबर 2 डीपोलराइजेशन, नंबर 3 इज रीपोलराइजेशन एंड फोर्थ वन इज हाइपरपोलराइजेशन। बट बच्चों इन चारों स्टेजेस में से आप मेन 3 स्टेजेस को जरूर याद रखना जिनको हम यहां पर स्टडी करेंगे। नंबर 1 पोलराइजेशन, सेकंड डीपोलराइजेशन एंड थर्ड वन इज रीपोलराइजेशन। देखिए इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों यहां पर पोलराइजेशन को। और पोलराइजेशन का जो मीनिंग है वो है रेस्टिंग स्टेज। क्लियर बच्चों? देखिए बच्चों, रेस्टिंग स्टेज के अंदर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि स्टिमुलस जो है वो एब्सेंट होना चाहिए। और जब स्टिमुलस किसी न्यूरॉन में एब्सेंट है तो उस टाइम पर जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा मेम्ब्रेन पर, वो वोल्टेज डिफरेंस आपका -70 मिलीवोल्ट आएगा। ध्यान रखना है, रेस्टिंग स्टेज को पोलराइजेशन कहेंगे और वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो -70 मिलीवोल्ट होगा। बच्चों इस दौरान जब हम न्यूरॉन को ऑब्जर्व करते हैं तो जो मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की उसके बाहर का चार्ज और अंदर का चार्ज कैसा होगा। बच्चों इस दौरान हम आउटर साइड की मेम्ब्रेन को देखें तो पॉजिटिवली चार्ज दिखाई देगी और इनर साइड की मेम्ब्रेन को हम लोग देखें तो वो कैसे दिखाई देगी, नेगेटिवली चार्ज दिखाई देगी। यानी सीधी सी बात है कि जो वोल्टेज है वो -70 मिलीवोल्ट आना चाहिए और जो चार्जेस का लोकेशन है वो बाहर पॉजिटिव और अंदर की साइड में कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। बच्चों इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए इस डायग्राम में यहां आप देख रहे हैं ये पैसिव चैनल को शो कर रहा है जिसमें सोडियम अंदर आ रहा है और पोटेशियम मेम्ब्रेन से बाहर जा रहा है। क्लियर बच्चों? ध्यान रखना, पैसिव चैनल्स जो हैं वो हमेशा खुले रहते हैं। क्लियर बच्चों? उसके बाद आप देखिएगा यहां पर हमने सोडियम पोटेशियम पंप को रिप्रेजेंट किया है। सोडियम पोटेशियम पंप में 2 पोटेशियम जो है वो अंदर की तरफ आते हैं यानी उनका इनफ्लक्स होगा और 3 सोडियम जो है वो बाहर की तरफ जाते हैं यानी उनका आउटफ्लक्स होगा। तो आप देखना सोडियम यहां बाहर, पोटेशियम यहां पर अंदर जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बच्चों ये दोनों जो डायग्राम हैं ये हमारे वोल्टेज गेटेड चैनल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखिएगा ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है और ये जो है वो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है। क्लियर बच्चों? थोड़ा सा ध्यान रखना, पैसिव चैनल पैसिव होते हैं, कोई एनर्जी का यूज नहीं करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये ऑटोमेटिकली चलते हैं, हमेशा खुले रहते हैं। वीजीसी जो है वो वोल्टेज पर खुलेंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। और पंप जो है वो एटीपी से ओपन होता है। तो देखिए जब हम पोलराइजेशन की बात करते हैं तो पोलराइजेशन के अंदर रेस्टिंग स्टेज होने की वजह से किसी स्टिमुलस का अराइवल हम शो नहीं करते हैं। इसलिए जो सोडियम वीजीसी है वो क्लोज रहेगा, पोटेशियम वीजीसी है वो क्लोज रहेगा। बच्चों मैंने कहा था कि पैसिव चैनल हमेशा खुले रहते हैं तो पैसिव चैनल खुले रहेंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि पोटेशियम ज्यादा माइग्रेट होता है बच्चों किससे, सोडियम से। इसलिए आप ध्यान रखना कि मेम्ब्रेन पर बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर बच्चों? लेकिन ये नंबर में ज्यादा होते हैं, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव करते हैं, फिर भी बच्चों ये पोलराइजेशन नहीं ला पाते क्योंकि स्लो चलते हैं। तो स्लो चलने की वजह से हम -70 मेंटेन नहीं कर पाते। इसलिए सेल बच्चों काम में लेती है पंप को। पंप बहुत फास्ट वर्किंग करता है और ये भी जब चलेगा तो बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव आता है। तो क्या मतलब समझ में आया कि इसकी वजह से और इसकी वजह से बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव होगा। क्लियर बच्चों? तो देखिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। मान लीजिए सपोज कि ये हमारा एक एक्सॉन है और इस एक्सॉन पर जब हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को देखते हैं तो बच्चों उसकी वजह से यानी कि हम कह सकते हैं कि जो यहां पर वोल्टेज डिफरेंस आएगा वो आएगा -70 मिलीवोल्ट। यानी कि सीधी सी बात है कि ये काम करेगा पैसिव चैनल और पंप काम करता है। तो हमारी स्टेज कंफर्म होती है कौन सी, पोलराइजेशन। इसमें आप ध्यान रखना कि पोलराइजेशन का जो मेन स्ट्रक्चर है जो फाइनली लेके आता है वो पंप होता है, लेकिन जो आयनिक ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा करता है वो पैसिव चैनल नंबर की वजह से ज्यादा करता है। और वो कौन सा होता है, आयन जो मेन रिस्पांसिबल है वो है बच्चों पोटेशियम आयन। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी पोलराइजेशन स्टेज है। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़े तो अब हम दूसरी स्टेज पर आते हैं जिसका नाम क्या है, डीपोलराइजेशन। यानी अब हम एक्साइटेड स्टेज में जा रहे हैं, हम एक्साइटिंग स्टेज के अंदर जा रहे हैं। बच्चों इस दौरान एक्सॉन पर स्टिमुलस प्रेजेंट होगा और अब जब स्टिमुलस आता है तो आपकी पोलरिटी मेम्ब्रेन पर उल्टी हो जाती है। तो बच्चों बाहर नेगेटिवली चार्ज होगा और अंदर पॉजिटिवली चार्ज मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगा। बच्चों जब आप यहां पर भी वोल्टेज डिफरेंस मेजर करेंगे तो एक्साइटेड स्टेज के अंदर वोल्टेज +30 या +45 मिलीवोल्ट आपको देखने को मिलता है। फिर बात वही आती है आपके दिमाग में कि कैसे बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव आया। चलिए इन्हीं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स को हम लेके चलते हैं। देखिए बच्चों यहां भी ये पैसिव चैनल है जो हमेशा ओपन रहेंगे। क्लियर बच्चों? और जब भी ये चलते हैं बाहर से पॉजिटिव करेंगे और अंदर से नेगेटिव करेंगे। ओके, अब आप देखिए जब आप स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं तो स्टिमुलस के अराइवल से बच्चों सोडियम वीजीसी खुलते हैं। सोडियम वीजीसी यहां पर देखिए, ये वाला सोडियम वीजीसी है, ये ओपन होगा। बच्चों इसमें छोटा सा सीक्वेंस याद रखना कि जब आप स्टिमुलस देंगे तो थोड़े बहुत Na+VGC ओपन होते हैं तो थोड़ा बहुत सोडियम अंदर आता है तो अंदर के नेगेटिव कैंसिल होते हैं। आप समझ गए होंगे जब अंदर कैंसलेशन होता है तो कैंसलेशन की वजह से वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती है। पहले आप याद कीजिए -70 था, अब वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी तो -60 तक पहुंचेगी, -55 तक पहुंचेगी। यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 से 15 मिलीवोल्ट का आ रहा है और उस 10 से 15 मिलीवोल्ट के डिफरेंस की वजह से बच्चों यहां पर जितने भी Na+VGC वो सब खुल जाएंगे और बल्क में सोडियम आयन अंदर आएगा तो अंदर चार्ज पॉजिटिव होगा और बाहर चार्ज नेगेटिव होगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, यानी कि ये हमेशा बल्क में थाउजेंड्स ऑफ आयन रिप्रेजेंट करते हैं, माइग्रेट करते हैं, फ्लो करते हैं। तो अब जो डीपोलराइजेशन का मेन स्ट्रक्चर होगा वो वीजीसी होगा, सोडियम वीजीसी होगा। क्लियर बच्चों? और जो आयन रिस्पांसिबल होगा वो भी सोडियम आयन ही होगा क्योंकि बल्क में एक ही स्ट्रक्चर से ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा हो रहा है। नो डाउट पैसिव चैनल भी नंबर में ज्यादा है बट वो एक आयन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, बल्क ट्रांसपोर्टेशन को काउंट करेंगे। इसलिए बाहर नेगेटिव हो गया, अंदर पॉजिटिव हो गया। बच्चों इस दौरान ध्यान रखना कि जो पोटेशियम वीजीसी है वो बंद रहता है और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है बच्चों वो भी बंद कर दिया जाता है क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप आप जानते हैं कि वो अपोजिट काम करता है और अपोजिट काम करने की वजह से हमारा डीपोलराइजेशन नहीं हो सकता। इसलिए जो पंप है वो बंद कर दिया जाता है। तो आप ध्यान रखना केवल इसी स्ट्रक्चर को डीपोलराइजेशन में काउंट करना है। तो फाइनली इसी स्ट्रक्चर से बाहर नेगेटिव होगा, अंदर क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। वोल्टेज की वैल्यू +30 मिलीवोल्ट आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है बच्चों? अब आप देखिए जो यहां पर +30 बन रहा है वो न्यूरॉन में आगे की तरफ माइग्रेट करेगा और जब आगे की तरफ माइग्रेट करेगा तो पीछे क्या आएगी बच्चों, रेस्टिंग स्टेज आएगी। और उस रेस्टिंग स्टेज को हम कहने जा रहे हैं हमारी थर्ड स्टेज जिसका नाम क्या है, रीपोलराइजेशन। यानी कि अगेन रेस्टिंग स्टेज कहलाएगी। इस दौरान क्या हुआ कि आपने जो पहले सोडियम वीजीसी से +30 +45 मिलीवोल्ट हाईएस्ट बनाया था वो न्यूरॉन का हाईएस्ट वोल्टेज होता है बच्चों और उस हाईएस्ट वोल्टेज पर K+VGC खुल जाते हैं।
ओके, अब के प्लस बीजीसी खुलेंगे तो बल्क में पोटेशियम क्या होगा, अंदर जाएगा, सॉरी बाहर जाएगा, तो बाहर पॉजिटिव और अंदर क्या होगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। पैसिव चैनल भी देखिए क्या करते हैं, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव करते हैं। अब क्या होगा, Na प्लस बीजीसी जो है वो बंद हो जाएगा और बच्चों पंप की सप्लाई भी चालू हो जाएगी, और पंप आप जानते हैं ऑलरेडी बाहर पॉजिटिव अंदर क्या करता है, नेगेटिव करता है। तो देखिए बाहर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ओवरऑल आउटर मेम्ब्रेन पॉजिटिवली चार्ज होगी, इनर मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज होगी। अब आप वापस यहां पर वोल्टेज मेजर करेंगे तो बच्चों वो उसी रेंज में आएगा -60 to -80, यानी आप एवरेज यहां पर लिख सकते हैं -70 मिलीवोल्ट। क्या लिख सकते हैं बच्चों, -70 मिलीवोल्ट। तो आपने क्या देखा, पहले -70 थे रेस्टिंग में, एक्साइटेड कंडीशन में आए तो +30 +45 तक पहुंचे, और वापस हम आए तो -70 पर वापस आ गए। काम किसने किया, पोलराइजेशन में पैसिव चैनल और पंप ने काम किया, डीपोलराइजेशन के अंदर Na प्लस बीजीसी और पैसिव चैनल ने काम किया, और रिपोलराइजेशन में तीन स्ट्रक्चर ने काम किया, पैसिव चैनल ने, पंप ने और के प्लस बीजीसी ने। अब बच्चों ध्यान रखना, इस रिपोलराइजेशन में मेन स्टेज आपको इस के प्लस बीजीसी को ही ध्यान रखना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो आयन रेस्पॉन्सिबल पोटेशियम ही हमें निकालकर चलना है। तो ये हमारे नर्व कंडक्शन की बेसिक 3 स्टेजेस आपको देखनी है। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चलें और यहां पर अगला डायग्राम देखें तो देखिए एनसीईआरटी ने भी उस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। उसने कहा कि यहां देखिए बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव है, यानी यहां पर क्या है, डीपोलराइजेशन है। यहां देखिए अभी करंट नहीं पहुंचा है, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव है, यानी यहां पर क्या है, पोलराइजेशन है। एनसीईआरटी क्या कहती है बच्चों कि जब जब डीपोल आगे बढ़ेगा पोलराइजेशन की तरफ तो डेफिनेटली दो करंट का फ्लो होगा मेम्ब्रेन पर, एक करंट आउटर साइड पर फ्लो करता है, एक इनर साइड पर। तो देखिए आउटर साइड पर जो करंट की डायरेक्शन है वो हो जाएगी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन पर। जैसे कि मान लीजिए सपोज इसको मैं यहां पर ए साइड रिप्रेजेंट करूं और इसको मैं यहां पर बी साइड रिप्रेजेंट करूं, तो आउटर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, बी टू ए, और एक करंट यहां से अंदर से यहां पर फ्लो करेगा, किससे साइड से बच्चों, ए साइड से बी साइड पर, तो अंदर की करंट का फ्लो क्या हो जाएगा बच्चों, ए टू बी हो जाएगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। और जब करंट का सर्किट कंप्लीट होता है तो करंट जो है वो आगे की तरफ फ्लो करता है। तो हमारा जो कंडक्शन है उसकी डायरेक्शन इस तरफ आपको देखने को मिल जाएगी बच्चों। इसी बात को देखिए यहां पे रिप्रेजेंट किया है, ये ए साइड है, दिस वन इज ए साइड, दिस इज बी, ये साइड हो गई आउटर करंट की डायरेक्शन, ये साइड हो गई बच्चों इनर करंट की डायरेक्शन। तो ध्यान रखना एनसीईआरटी का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें केवल करंट की डायरेक्शन आपको ध्यान रखनी है। सो दिस वन इज द प्रोसेस ऑफ नर्व कंडक्शन और फिजियोलॉजी ऑफ नर्व। क्लियर बच्चों। अब आप देखिए जब हम एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन पर पहुंचते हैं तो आप जानते हैं मान लीजिए दो न्यूरॉन है तो इन दो न्यूरॉन के बीच में क्या होगा, जंक्शन होगा। इस जंक्शन को हम नाम देते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं बच्चों, सिनेप्स कहते हैं। देखिएगा सिनेप्स कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा सेकंड न्यूरॉन की मेम्ब्रेन आप यहां पर देख रहे हैं, और ये हमारा बच्चों यहां पर फर्स्ट न्यूरॉन आप देख रहे हैं। तो पहले न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है बच्चों उसे आप कहेंगे बच्चों प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। बच्चों दूसरे न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन नीचे आप देख रहे हैं वो होगी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और बीच का जो गैप दोनों के बीच में होगा जहां पर आप देख रहे हैं ये वेसिकल्स भरी हुई हैं, इसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। तो प्री प्लस क्लेफ्ट प्लस पोस्ट इक्वल्स टू सिनेप्स। क्या कहेंगे इसको, सिनेप्स कहेंगे बच्चों। ये टीलोडेंड्रिया है, टर्मिनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन, इसमें साइनेप्टिक वेसिकल भरे हुए हैं और इन वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है। नॉर्मल प्रोसेसिंग क्या कहती है कि मान लीजिए हम एक एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर भर दें जिसका नाम क्या है बच्चों, एसिटाइलकोलिन। तो जब आप यहां से एक्शन पोटेंशियल को लेके आओगे, जो आपने नर्व कंडक्शन में नर्व इंपल्स बनाया था उसी को हम एक्शन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो जब आप वो नर्व इंपल्स ऊपर से लाओगे तो बच्चों क्या होगा, यहां पर कैल्शियम बीजीसी के थ्रू कैल्शियम की एंट्री होगी, ध्यान रखिएगा। और जब कैल्शियम की एंट्री होगी तो डेफिनेटली कैल्शियम जो है वो वेसिकल को जाके स्टिमुलेशन देंगे, वेसिकल मूवमेंट शो करेगी, धीरे धीरे पेरिफेरी की तरफ जाएगी, और पेरिफेरी की तरफ जाने के बाद वो यहां पर जाके न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देगी। तो न्यूरोट्रांसमीटर हमारी इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर्स आप देख रहे हैं, देखिए ये रिसेप्टर्स हैं, उन पर जाके बाइंड होने लगेंगे, और जब बाइंड होंगे यहां पर तो यहां पर चैनल्स खुलते हैं जिन्हें आप सोडियम चैनल्स कह सकते हैं। तो जब सोडियम चैनल यहां से सोडियम को अंदर की तरफ माइग्रेट करेगा तो आप समझ जाइएगा बच्चों कि अंदर चार्ज पॉजिटिव और बाहर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। और ये कंडीशन क्या कहलाती है, डीपोलराइजेशन। तो देखो रिएक्शन पोटेंशियल आया था वो इसी फॉर्म में तो आता है बच्चों, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, यानी डीपोलराइजेशन के फॉर्म में, और आपने वेसिकल के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके यहां भी कर दिया, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, यानी आप यहां पर भी डीपोलराइजेशन स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो इसे कहा जाता है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। क्या कहते हैं, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। क्लियर बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से हमारा सिनेप्स काम करता है जिसमें हमें केमिकल की जरूरत है। अब आप सोचिए जब केमिकल की जरूरत है तो ऐसे सिनेप्स क्या कहलाएंगे, केमिकल सिनेप्स कहलाएंगे। क्लियर बच्चों। बच्चों ये एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन, ध्यान रखना। यदि मैं गाबा डाल दूं यहां पर तो ये गाबा जो है GABA दैट मींस गामा एमिनो ब्यूटाइलिक एसिड, बच्चों ये एक टाइप का इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर में ध्यान रखना कि अंदर ज्यादा नेगेटिव, जैसे मान लीजिए सपोज मैं आपसे कहूं कि ये टीलोडेंड्रिया है, ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉन है, तो गाबा जब एंटर करता है, यानी गाबा जब बाइंड करता है तो बच्चों क्लोराइड चैनल्स खुलते हैं। अंदर पहले से ही रेस्टिंग कंडीशन में नेगेटिव होता है तो क्लोराइड के आने से और नेगेटिविटी बढ़ जाती है, यानी हम हाइपर रेस्टिंग में पहुंच जाते हैं, उसी को इनहिबिशन कहा जाता है। यानी जब गाबा क्लोराइड को अंदर भेजेगा तो यहां कोई वोल्टेज जो डेवलप होगा वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा, वो आगे चलकर कभी भी बच्चों एक्शन पोटेंशियल को डेवलप नहीं कर पाता है, इसलिए गाबा की वजह से हम ट्रांसमिशन को इनहिबिट कर देते हैं। एसिटाइलकोलिन की वजह से ध्यान रखना हम अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव यानी कि ट्रांसमिशन को स्टिमुलेट कर देते हैं। तो ऐसे स्नेप्स इनहिबिटरी भी हो सकते हैं और एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ी है ये केमिकल स्नेप्स का स्ट्रक्चर है बच्चों। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल स्नेप्स भी होते हैं। तो चलिए केमिकल और इलेक्ट्रिकल स्नेप्स के डिफरेंस को नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। देखिए बच्चों ये मैंने टेबल यहां पर ड्रॉ किया है जिसमें आप केमिकल और इलेक्ट्रिकल स्नेप्स को देख सकते हैं। देखिए अभी हमने क्या देखा कि केमिकल स्नेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एसिटाइलकोलिन गाबा रिक्वायर्ड है। फिर देखिए साइनेप्टिक क्लेफ्ट की साइज बड़ी होनी चाहिए क्योंकि आके ऊपर से निकलने वाला जो गाबा है एसिटाइलकोलिन है वो उस गैप के अंदर स्टोर भी होगा, रिसेप्टर बाइंड भी होगा, तो स्पेस ज्यादा होना चाहिए। उसे कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट का डायमीटर यानी कि मोर देन 20 नैनोमीटर का होना चाहिए। बच्चों केमिकल को आके बाइंड होने में समय लगता है इसलिए ये स्लो होंगे, और ये हमारी बॉडी में ज्यादा मिलते हैं, मैक्सिमम बॉडी मिलते हैं। इलेक्ट्रिकल स्नेप्स की मैं आपसे बात करूं तो आप देखिए इस डायग्राम को आप देखिएगा, ये टीलोडेंड्रिया है, ये डेंड्रॉन है बच्चों। इनके बीच में यहां पर ये मैंने छोटे-छोटे से ट्यूब्स लगाए हैं जिन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो आयन को पास माइक्रोट्यूब्यूल्स कर देते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल जब एक आयन को दूसरी जगह पहुंचा देंगे तो फास्ट कंडक्शन होगा। तो ऐसे जो स्नेप्स हैं वो फास्ट कंडक्शन शो करते हैं बच्चों। कंडक्शन जो है वो एक्सॉन की जैसे होता है, जैसे ऊपर एक्सॉन में था वैसे यहां होगा, और ये बहुत फास्ट होते हैं इसलिए हमारी बॉडी में रेयर होते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। कैसे होते हैं, रेयर होते हैं। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में मिलते हैं, हार्ट मसल्स के बीच में मिलते हैं, और कुछ थोड़े बहुत ब्रेन के अंदर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर बच्चों। ध्यान रखना इनमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट ज्यादा बड़ा नहीं होता। साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो एप्रोक्स बच्चों हम ये कह सकते हैं कि वो लगभग या उसके बराबर, किसके बराबर बच्चों, 2 नैनोमीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 2 नैनोमीटर के आसपास होगा, ये बच्चों आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। और यहां न्यूरोट्रांसमीटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, केवल माइक्रोट्यूब्यूल पास करती हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल जहां लगती है उसे क्या कहते हो, गैप जंक्शन कहते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बच्चों कि जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस हैं इनका फॉर्मेशन कौन करेगा, इनका फॉर्मेशन करेगा बच्चों हमारा गैप जंक्शन। तो इलेक्ट्रिकल में हमेशा गैप जंक्शन को आप आंसर दीजिएगा, और यहां तो न्यूरोट्रांसमीटर से ही आपका काम होगा, और हमारे अंदर ज्यादा मिलने वाले जो स्नेप्स हैं वो कौन से हैं, केमिकल सिनेप्स हैं बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां हमारे न्यूरॉन का कंडक्शन और सिनेप्स कैसे काम करता है वो हमने रिप्रेजेंट किया है। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो क्या कहती है बच्चों कि मेरे यहां पर ब्रेन है और मेरे यहां पर स्पाइनल कॉर्ड है बच्चों, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो मेरे यहां पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिलाकर मैं क्या बोलूंगा, सीएनएस बोलूंगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो आप ध्यान रखना कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक तो ब्रेन आएगा और एक आएगा बच्चों कौन, स्पाइनल कॉर्ड आएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो ब्रेन की बात हम करें तो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। क्लियर बच्चों। फोर ब्रेन को हम फिर आगे डिवाइड कर रहे हैं। सबसे लार्जेस्ट पार्ट, हाईली कॉम्प्लेक्स पार्ट, लेटर डेवलप यानी सबसे ज्यादा देर तक डेवलप यही हुआ है, सेरेब्रम, और उसके नीचे होगा डायेंसेफेलॉन।
क्लियर? मिड ब्रेन के अंदर जाएं तो ऑप्टिक लोब आपको देखने को मिलेंगे और साथ साथ क्रूरा सेरेब्राई आपको देखने को मिलेंगे। अभी डायग्राम में हम इसको डिस्कस करेंगे। देन हाइंड ब्रेन में सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होगा, दैट वन इज कॉल्ड सेरेबेलम, और बच्चों उसके सामने होगा पोन्स और इन दोनों के नीचे की तरफ होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो पहले हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन को स्टडी करते हैं और उसके बाद हम चलते हैं स्पाइनल कॉर्ड पर। तो चलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम देखते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डायग्राम है जिसमें मेनली यहाँ पर ब्रेन को रिप्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले देखिए कि जब आप अपने यहाँ से स्कल को रिमूव करेंगे बच्चों, क्योंकि आपका ब्रेन जो है उसके वेल प्रोटेक्टेड है और कौन सा पार्ट क्रेनियम वाले पार्ट में वेल प्रोटेक्टेड है। तो जब आप क्रेनियम को रिमूव करेंगे तो आपके ब्रेन पर तीन वेनिंग्स आपको नजर आएंगी। नंबर 1 जो सबसे अंदर होगी वो पाया मैटर। बच्चों ये बहुत ही ज्यादा हाईली वैस्कुलर होती है, बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई के साथ होती है और थिनेस्ट होती है, ध्यान रखना। अरेक्नोइड जो है वो बीच में होगी, वेरी थिन इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और सबसे बाहर की तरफ ड्यूरामेटर होगी जिसके अंदर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने को मिलेगा। तो ब्रेन इज सराउंडेड बाय आउटर ड्यूरामेटर, वेरी थिन अरेक्नोइड एंड इनर हाईली वैस्कुलर पाया मैटर। अब बच्चों जैसे ही आप ब्रेन को डिसेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे पार्ट देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे ब्रेन का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर बच्चों? देखिए ब्रेन के अंदर ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है, दिस वन इज कॉल्ड सेरेब्रम। बच्चों मेरा जो सेरेब्रम है वो यहाँ है, इस सेरेब्रम को मैं यहाँ एक लॉन्गिट्यूडनल फिशर से दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। तो मुझे दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर देखने को मिलेंगे। तो जिस क्लेफ्ट से आप डिवाइड करोगे वो एक लॉन्गिट्यूडनल मीडियन क्लेफ्ट है, जिसको फिशर कह सकते हो आप, मीडियन फिशर, लॉन्गिट्यूडनल फिशर कह सकते हो। और उसमें दो हेमिस्फीयर बनते हैं, राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो दोनों आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। जितने लोब्स यहाँ होंगे अंदर, जितने एरिया होंगे उतने ही इसके अंदर भी होंगे। तो आप किसी एक को ले लीजिएगा, जैसे मान लीजिए सपोज कि यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपसे, ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर की और इधर कौन है, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। पॉपुलेशन में ध्यान रखना लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर ज्यादा डेवलप होता है, इसलिए आपको बात ज्यादा लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर की करनी है। तो आप देखो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में चार लोब आपको देखने को मिलेंगे। सपोज ये डिसेक्शन लेफ्ट को दिखा रहा है, तो देखिए आगे की तरफ होगा फ्रंटल, ऊपर की तरफ होगा पैराइटल और पीछे की तरफ होगा ऑसिपिटल। तीन लोब हो गए। चौथा लोब आपके इस लेफ्ट साइड पर आएगा जहां मेरा हाथ आपको दिखाई दे रहा है, ये लोब होगा टेम्पोरल लोब। कौन सा लोब? टेम्पोरल लोब। और जब इस टेम्पोरल लोब को मैं हटाता हूं तो मुझे अंदर की स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम फोरब्रेन को देख रहे हैं। आप देखिए ये हमारा सेरेब्रम है। बच्चों सेरेब्रम के ये जो दोनों पार्ट, दोनों हेमिस्फीयर हैं, इनको बीच में से एक बैंड जोड़ता है दोनों को। जैसे मान लीजिए दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैं तो बीच में मेरा हाथ इसको जोड़ने का काम करेगा, बीच में प्लेट बनेगी। उस प्लेट को कहा जाता है, ये व्हाइट वाली प्लेट जो आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है कॉर्पस कैलोसम। मैमल्स का स्पेसिफिक कैरेक्टर है, व्हाइट मेटल का बना है और लार्जेस्ट कनेक्शन है कमीशर है, इसे लार्जेस्ट कमीशर कहा जाता है। क्लियर बच्चों? ध्यान रखिएगा। और यदि ये डैमेज हो जाए तो हम आरसीएच यानी राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में कोऑर्डिनेशन स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना है। ओके, अब उसके बाद देखिए हम ऊपर चलें तो ये व्हाइट पार्ट आता है सेरेब्रम में, मेडुला, और ये ग्रे पार्ट आता है जिसे आप ग्रे मैटर कह सकते हैं, ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट होगा। यानी ग्रे पार्ट वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको आप कॉर्टेक्स करिए, और यहां पर मान लीजिए व्हाइट पार्ट को मैं कहूं तो उसे आप मेडुला कह सकते हैं। क्लियर बच्चों? बच्चों जो ग्रे मैटर आप यहां सबसे बाहर की तरफ देख रहे हैं इसमें आपको फोल्ड्स देखने को मिलेंगे। फोल्ड में अपर पार्ट होता है गायरी, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर फोल्ड बनाऊं, ये आप देखिएगा तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है दिस वन इज गायरी, GYRI, और यहां बीच का जो डिप्रेशन है दिस वन इज कॉल्ड सल्काई, इसको सल्काई कहा जाता है। बच्चों जितने गायरी सल्काई डेवलप होते हैं एनिमल उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, बिकॉज़ मोर नंबर ऑफ गायरी एंड सल्काई प्रोवाइड मोर स्पेस टू डिपोजिशन ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन को डिपोजिशन होने के लिए ज्यादा स्पेस मिलता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही गायरी सल्काई सेरेबेलम के ऊपर भी मिलते हैं, ध्यान रखना, लेकिन वो लार्ज होते हैं और सेरेबेलम अपन जानते हैं बैलेंसिंग के लिए रिलेटेड होता है, क्योंकि सेरेब्रम जो है वो बच्चों कहीं ना कहीं हमारी डेफिनेटली मेमोरी से रिलेटेड होता है। क्लियर है बच्चों? बच्चों ये जो तीन लोब आप देख रहे हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, क्लियर बच्चों? और यहां पर कौन सा टेम्पोरल, इन सभी चारों लोब्स के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के सेंसरी एरिया मिलेंगे, मोटर एरिया मिलेंगे और एसोसिएशन एरिया मिलेंगे। कंसिडर करना कि हमारे पास तीन टाइप के एरिया हैं, एक हमारे पास में सेंसरी एरिया है, एक हमारे पास में एसोसिएशन एरिया है और एक हमारे पास में बच्चों मोटर एरिया है, ध्यान रखिएगा। बच्चों सेंसरी एरिया केवल तीन लोब में मिलेंगे, पैराइटल में, ऑसिपिटल में और यहां जो टेम्पोरल है उसमें, और आगे वाले फ्रंटल में हमें मोटर एरियाज मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? और जो एसोसिएशन एरिया है ये पूरे हमारे ब्रेन के अंदर देखने को मिलेंगे, पूरे सेरेब्रम में देखने को मिलेंगे। क्लियर है? बच्चों ध्यान रखना, जो एसोसिएशन एरिया है एनसीईआरटी क्या कहते हैं, दीज आर कॉम्प्लेक्स एरिया, क्योंकि सेंसरी मोटर के बीच में है और उन दोनों से बहुत ज्यादा सिनेप्सिस बनाते हैं, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होती है इनमें, तो आप पहचान नहीं सकते कि क्लियरली सेंसरी है क्लियरली मोटर है। तो एनसीईआरटी कहती है एसोसिएशन एरिया आर नॉट क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर, दीज आर कॉम्प्लेक्स एरिया, दीज आर मेड अप बाय द अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। और आप जानते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है तो मेमोरी स्टोर होगा। सो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग क्या है, दिस इज रिलेटेड टू मेमोरी स्टोरेज। सेंसरी से लेगा मोटर को देगा तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। और बच्चों दो या दो से ज्यादा सेंसेशन का ये एक इंटरप्रिटेशन भी बनाता है, कंफर्मेशन भी बनाता है, इसलिए इन्हें इंटरसेंसरी एसोसिएशन एरिया भी कहा जाता है। तो मेमोरी स्टोर करने वाले जो एरिया है ब्रेन में वो क्या कहलाएंगे, एसोसिएशन एरिया। क्लियर है बच्चों? ये इंटरन्यूरॉन्स के बने होते हैं, ध्यान रखना, पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद हम नीचे आए तो ये देखिए तो सेरेब्रम हो गया। नीचे आप देखिए यहां से यहां तक का जो पार्ट है, जैसे इस तरीके से बॉल लाइक है, ये पूरा आप राउंडेड कह सकते हैं बच्चों, वो थैलेमस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? थैलेमस कहलाएगा। क्लियर है? फिर आप देखिए ये जो यहां का नीचे वाला पार्ट होगा, इस पार्ट को हम यहां से रिप्रेजेंट करें, ये नीचे वाला पार्ट ये हाइपोथैलेमस है। क्या कहेंगे बच्चों इसको? हम हाइपोथैलेमस नाम देंगे, ध्यान रखिएगा। हाइपोथैलेमस से आगे बढ़े हम तो आप देखिए यहां पर हमारे पास में पीनियल ग्लैंड आपको देखने को मिलेगी और पीनियल ग्लैंड जिससे टच होती है उसे एपिथैलेमस कहा जाता है। तो डायंसेफेलॉन के तीन पार्ट याद रखना, ये एपिथैलेमस वाला बैंड बच्चों यहां से यहां तक का थैलेमस और नीचे वाला कौन, हाइपोथैलेमस, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों? सबसे पहले मैं आपसे बात करूं थैलेमस की, तो देखिए थैलेमस एक वॉल है, जो लेटरल वॉल है वो थैलेमस होता है। जितने भी सेंसेशन नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से मोटर वाले नीचे आते हैं, वापस सुनना, जितने भी सेंसरी स्टिमुलाई नीचे से ऊपर सेरेब्रम को जाएंगे वो थैलेमस से जाएंगे, और मोटर स्टिमुलाई ऊपर से जब नीचे आएंगे तो वो भी थैलेमस से आएंगे। इसलिए थैलेमस को बच्चों हम कहते हैं गेट कीपर ऑफ ब्रेन। क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम नाम देंगे गेट कीपर ऑफ ब्रेन कहा जाता है। यानी कि सेंसरी और मोटर का पाथवे जो है वो थैलेमस होगा। नीचे आए तो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी होती है, जो लार्जेस्ट जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का मैक्सिमम अदर ग्लैंड वाला पार्ट है, अदर एंडोक्राइन वाला जो पार्ट है उसको रेगुलेट करने का काम करती है, और पिट्यूटरी का कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो ध्यान रखना पिट्यूटरी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आती है और थायराइड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आती है। क्लियर है? अब आप देखिएगा इसके साथ में हम देखें तो ये हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस के फंक्शंस आप ध्यान रखना, पहला फंक्शन है बिहेवियर कंट्रोल, फूड बिहेवियर एंड सेक्सुअल बिहेवियर, दूसरा जो है वो एंडोक्राइन कंट्रोल, तीसरा जो है वो थर्मो रेगुलेशन, चौथा है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का कंट्रोल करना, और बच्चों बायोलॉजिकल क्लॉक रेगुलेशन, ये इसका पांचवा फंक्शन है। तो आप याद रखना बेताब, BETAB, आपको सारे अल्फाबेट से फंक्शंस नजर आ जाएंगे, बिहेवियर, टेंपरेचर रेगुलेशन, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल, एंडोक्राइन कंट्रोल, और बच्चों कौन सा, बायोलॉजिकल क्लॉक रेगुलेशन। अब ये हाइपोथैलेमस हो गया, और पीछे लगी हुई है एपिथैलेमस से कौन सी ग्लैंड बच्चों, पीनियल ग्लैंड जो है वो लगी हुई है। पीनियल ग्लैंड भी बायोलॉजिकल क्लॉक रेगुलेशन में काम में आती है। ये बच्चों तो ये जो हुआ ये सेरेब्रम हुआ, और नीचे कौन सा पार्ट हुआ बच्चों, ये वाला, ये हमारा डायंसेफेलॉन हुआ। यानी यहां तक का जो पार्ट है जो हमने स्टडी किया है वो कहलाता है बच्चों हमारा फोर ब्रेन। क्लियर है? अब हम मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को एक साथ स्टडी करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। अब देखिए बच्चों ये मैंने उसी पार्ट का जो पिछले सेक्शन में हम देख रहे थे उसका नीचे वाला पार्ट निकाल के सेकंड स्लाइड में लगाया है। देखिए बच्चों ये वाला जो पार्ट है ये हमारा मिड ब्रेन है, यानी यहां से यहां तक हम चलें तो ये हमारा मिड ब्रेन कहलाएगा।
क्लियर है? मिड ब्रेन में देखिए आगे क्रूरा सेरेब्राई है जो दो माइलिनेटेड एक्सोन होते हैं, दिस वन एंड दिस वन। ये क्रूरा सेरेब्राई है, लिम्ब मसल कंट्रोल में हेल्प करेंगे। और पीछे की साइड डोर्सल साइड पर जाए तो चार ऑप्टिक लोब हैं, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। ये चार ऑप्टिक लोब हैं, ध्यान रखना। दो सुपीरियर, ये वाले सुपीरियर हैं बच्चों, और नीचे वाले जो हैं वो इंफीरियर ऑप्टिक लोब कहलाएंगे। ध्यान से सुन लीजिए, सुपीरियर आई के पाथवे में आते हैं, यानी जब आप आई की नर्व को आई से निकालकर ऑसिपिटल लोब में ले जाते हैं तो ये वाला पार्ट काम में आएगा, यानी सुपीरियर ऑप्टिक लोब्स बीच में आएंगे, ध्यान रखना। और जब ईयर वाला पाथवे हमारे इस टेम्पोरल लोब में जाता है तो बच्चों ध्यान रखना, इंफीरियर ऑप्टिक लोब्स पाथ में आते हैं। तो आपका जो मिड ब्रेन है उसमें आगे क्रूरा सेरेब्राई और पीछे चार ऑप्टिक लोब होते हैं, चारों को कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। और बच्चों ध्यान रखना, ये स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ मैमेलियन ब्रेन है, ध्यान रखना। उधर हमने कॉर्पस कैलोसम पढ़ा था, वो कॉर्पस कैलोसम भी स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ मैमेलियन ब्रेन है। और जब हमने पाया मेटर अरेक्नोइड ड्यूरामेटर की बात की थी तो ध्यान रखना, अरेक्नोइड भी स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ मैमेलियन ब्रेन है। बीच में यहां पर एक कैनाल मिलेगी जिसको आप ईटर कह सकते हैं या सेरेब्रल एक्वेडक्ट कह सकते हैं। तो बेसिकली तीन स्ट्रक्चर जो हैं ये मिड ब्रेन में आती हैं, हाइंड ब्रेन में चलते हैं बच्चों। ये पूंछ वाला पार्ट है, ध्यान रखना। और पूंछ जो है वो सामने सेरेबेलम, ऊपर जाके सेरेब्रम और नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा को कनेक्ट करता है। दैट मींस इट प्रोवाइड फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट which connects different region of brain, ध्यान रखना है। उसके बाद ये हमारा सेरेबेलम है, और देखिए सेरेबेलम की हिस्टोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो सेम सेरेब्रम जैसी होती है, बाहर की साइड पर ग्रे मैटर होगा और बच्चों अंदर की साइड में व्हाइट मैटर देखने को मिलेगा। क्लियर है बच्चों? व्हाइट मैटर ट्री लाइक ब्रांच होता है जिसे कहा जाता है आर्बोर विटे, क्या कहते हैं उसे? आर्बोर विटे कहा जाता है। और ये जो हमारा सेरेबेलम है ये इनवॉलंटरी एक्टिविटीज का, या ऐसा कह दीजिए कि हमारी जो वॉलंटरी मसल्स है ना उनकी इनवॉलंटरी एक्टिविटी का कंट्रोल करता है। तो फिर वॉलंटरी मसल का वॉलंटरी कंट्रोल कौन करेगा? सेरेब्रम करेगा। और जो इनवॉलंटरी मसल्स है बॉडी में उनका रेगुलेशन करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। जैसे कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में हमने देखा है और हम समझ सकते हैं कि ये ऊपर से ब्रॉड और नीचे से कंटीन्यूअसली क्या होता है? नैरो होता है। और जितनी भी हमारी वाइटल एक्टिविटीज हैं, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स और गैस्ट्रिक सेक्रेशन को मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है बच्चों वो मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ कुछ अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस भी याद रखना, स्नीजिंग, कफिंग, यॉनिंग, वैसोकंस्ट्रिक्शन, वैसोडाइलेशन, फूड एंगल्फिंग यानी डिक्लूटेशन, ये सब भी बच्चों मेडुला ऑब्लोंगेटा रेगुलेट करता है। मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। वॉलंटरी मसल्स का वॉलंटरी कंट्रोल सेरेब्रम, वॉलंटरी मसल का इनवॉलंटरी कंट्रोल सेरेबेलम, और इनवॉलंटरी मसल्स का कंट्रोल मेडुला ऑब्लोंगेटा करेगा। क्लियर बच्चों? ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। या फिर डैमेज करके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेरेब्रम डैमेज हो गया तो क्या होगा? डेथ आफ्टर सम टाइम होगी, क्योंकि हमारी जो वाइटल एक्टिविटी है रेस्पिरेशन, कार्डियो, वो तो मेडुला चलाता रहेगा, तो डेथ आफ्टर सम टाइम होगी। लेकिन यदि मेडुला डैमेज हो गया तो डेथ तुरंत हो जाएगी, ध्यान रखना। और सेरेब्रम डैमेज हुआ तो हमारा बैलेंस डिस्टर्ब होगा, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होंगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये है बच्चों हमारे ब्रेन का कंप्लीट डायग्राम। अब आप समझ गए कि जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहला पार्ट ब्रेन है तो दूसरा पार्ट कौन होगा? स्पाइनल